स्वागत है आपका नादी टीवी की इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज हम जो है कृषि ऋण मुक्ति विधेयक पर बात करने वाले हैं। जो किसान है काफी परेशान है सूदखोरों से और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी इस पेशकश में। तो मध्य प्रदेश में अब छोटे सीमांत और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कर्ज भी माफ होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को गैर लाइसेंसी साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कानून लाने के बाद अब शिवराज सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और मझोले किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाने का निर्णय किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक लाया जाएगा, जिसके मसौदे को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेने भेजा जाएगा। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही छोटे किसान और कृषि मजदूरी गैर लाइसेंसी साहूकारों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसके दायरे में भूमिहीन कृषि श्रमिक, आधा हेक्टेयर या सिंचित या 1 हेक्टेयर भूमि वाले सीमांत किसान और आधा से 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि पर स्वयं खेती करने वाले किसान आएंगे। इनके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक ऐसे साहूकार जिनके पास साहूकारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है, उनके द्वारा दिया गया ऋण और उस पर लगाया गया ब्याज अवैध होकर शून्य हो जाएगा। इसकी वसूली अधिनियम के प्रभावी होने के बाद नहीं की जा सकेगी। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 साल का कारावास या 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। वैधानिक तरीके से ब्याज पर राशि देने वालों का यह अधिनियम नहीं होगा। इसी तरह वित्तीय संस्थानों, सहकारी समितियों द्वारा दिए गए कर्ज पर भी यह प्रभावी नहीं होगा। तो अवैध साहूकार मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 लागू किया गया। इसमें 3 प्रकार के लोग लाभार्थी होंगे। पहला भूमिहीन कृषि श्रमिक, दूसरा सीमांत किसान और तीसरा छोटे किसान। भूमिहीन कृषि में जिसके पास कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है तथा वह मजदूरी के रूप में कृषि कार्य करता है। सीमांत किसान में लिया है जिसके पास आधा एकड़, आधा हेक्टेयर या सिंचित 1 हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है। छोटे किसान को हमने लिया है जिसके पास आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक सिंचित या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है और वह स्वयं खेती करता है। यह 3 लोगों का लाभ होगा। ऋण मुक्ति अवधि 15 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक जो इलीगल अवैध साहूकारी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उन पर लागू होगा। जो वैध हैं, जिन साहूकारों के पास लाइसेंस है, वो विधिवत रूप से अपना ये काम ब्याज वाला चालू कर सकते हैं। इलीगल जो साहूकार हैं उन पर ही ये चीज लागू होगी। लागू करने का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा निर्धारित डिप्टी कलेक्टर के लिए रहेगा। उल्लंघन के लिए इसमें दंड की व्यवस्था भी है। संज्ञेय एवं जमानती अपराध मानकर उल्लंघन करने वालों को 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा। इसमें कुछ चीजें विधेयक से बाहर भी रखी गई हैं, जैसे किराए पर दी गई संपत्ति, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत परिसीमित वित्तीय संस्थाएं जैसे सोसाइटी, निगम आदि, बैंक, इनके लिए इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज पास होने के बाद यह विधेयक माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए अनुमति के लिए भेज दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के इस बढ़ते हुए आक्रोश को भांप गई है और ये भांप चुकी है कि मध्य प्रदेश का छोटा किसान, सीमांत किसान और लघु किसान भी अब तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अब चुप बैठने वाला नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने आनन फानन में किसानों को ये राजनीतिक रिश्वत देने का कार्य किया है ताकि उनका आक्रोश कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए और तात्कालिक लाभ देकर किसानों के आक्रोश को कम करने का कार्य शिवराज सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक छोटे किसान तक इस बात को पहुंचाएगी कि यह तात्कालिक लाभ देने के लिए किसानों के साथ में छल और अन्याय करने का कार्य किया जा रहा है।
और चलिए अब इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, जो ये फैसला किया गया है, ये विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद किन किन को इसका फायदा होगा, सबसे पहले तो इस बारे में आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए पूनम, फ़ायदा तो इनसे आदिवासी वर्ग को होगा, जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा होगा, जो साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिनको बैंक लोन नहीं देती या वो बैंक की पात्रता में नहीं आ पाते। यही कारण है कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में अधिकांश ऐसे आपको मजदूर मिलेंगे। आज ही छतरपुर में एक महिला ने जहर खा लिया, वहाँ से ऐसी खबर आई थी कि वो 20,000 रुपये उसने कर्ज लिया था एक साहूकार से और वो 1 लाख रुपये तक चुका चुकी थी और इसके बावजूद गहने भी उसके गिरवी रख लिए थे। तो वो तंग आकर उसने जहर खा लिया था, अस्पताल में भर्ती है, उसके बयान के आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे अनगिनत, मतलब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे जिनकी खबरें हम तक नहीं आ पाती हैं। हर तीसरा परिवार, चौथा परिवार इन सूदखोरों के चंगुल में फंस जाता है। जो गरीब तबके का है, उन्हें बच्चे के इलाज के लिए, कोई भी परेशानी के लिए इन सूदखोरों के पास जाते हैं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं। इस तरह के दबंग लोग होते हैं। ये दबंग लोग मनमर्जी से ब्याज लगाते हैं, कोई उनकी सीमा नहीं रहती है, कोई लाइसेंस नहीं रहता उनके पास। उनके डर के कारण ये ब्याज के चंगुल में फंसते चले जाते हैं और अंत में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। हमने देखा है कई परिवार तक सामूहिक रूप से आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। तो पहले भी सरकार ने ऐसे प्रयास किए थे। आदिवासी क्षेत्रों में तो एक तरह से बिल्कुल प्रतिबंध था, इसके बावजूद वो लोग अभी आज भी चंगुल में फंसे हुए हैं। तो कानून बनने से निश्चित तौर पर इस वर्ग को फायदा होगा, जब तक लेकिन उसको क्रियान्वयन करने की जरूरत है, सख्ती से उसको लागू करने की जरूरत है। क्योंकि छोटा तबका ना पुलिस के पास जा पाता है, क्योंकि जो दबंग लोग होते हैं गांव में हम देखते हैं कि किस तरह से गांव से निकाल दिया जाता है, उनसे पूरा गांव डरता है। ऐसे लोगों से जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो पैसे देते हैं और उनके चंगुल में ये लोग फंसते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निडर हों लोग वहाँ, और वो पुलिस के पास, राजस्व अधिकारी के पास, जहाँ सरकार जो सुविधा दे रही है उनको, डिप्टी कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास वो अपनी शिकायत लेकर आ सकें। एक तो ये माहौल बनाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, इस गरीब तबके में, और उनको एक सहूलियत से ब्याज मिल सके। लाइसेंस जो लोग ब्याज तय करेगी सरकार कि उनको कितनी प्रतिशत पर आप ब्याज दे सकते हो। अभी कोई मापदंड नहीं है साहूकारों के पास। हम देखते हैं कि कोई 50%, शहरों में तक आप देखेंगे छोटे छोटे व्यापारी और छोटा वर्ग तबका इनके चंगुल में आ जाता है। यहाँ भी एक डेली कलेक्शन जैसा एक वो चलता है, सूदखोरी का व्यवस्था, कि दुकान वाले से आप ले लेते हो, ब्याज पहले काट लेते हो। और ये इस तरह का है ये धंधा कि 40 से 50% तक लोग ब्याज दे जाते हैं, उनको पता नहीं चलता डेली कलेक्शन में। तो इस तरह की ये व्यवस्था पर रोक लगेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको और ब्याज की दर तय होगी, और गलत करेंगे तो कानून के दायरे में आएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर इससे नए कानून से लगाम तो लगेगी। पूनम, बिल्कुल। ब्रजेश जी, ये तो हो गई, ठीक है, जिस तरीके से ये विधेयक लाया जाएगा तो किसानों के लिए ज़रूर फायदेमंद है। लेकिन अगर वहीं हम इसके पीछे के कारण देखें कि किसानों को क्यों जाना पड़ता है सूदखोरों के पास, तो कई सारे कारण निकल के आते हैं। पहला तो ये कि छोटे, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर लाइसेंसी साहूकार नहीं होते हैं। वहीं अगर देखा जाए बैंक की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, फिर बैंक वाले भी जो है एक फॉर्म भरवाना, दूसरा या 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं किसान को। इस तरीके से जो है किसान परेशान होकर कहीं ना कहीं मजबूरी में जाके ही जो है गैर लाइसेंसी साहूकार के पास जाता है ऋण लेने के लिए। तो कई सारी वजह भी हैं कि जिसके कारण किसान को परेशानी होती है। कई मजबूरियां हैं किसानों की, ये सरकार भी समझती है पूनम। यही कारण है कि हम देखते हैं कि किसान सम्मान निधि पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लागू की। वो 6,000 रुपये देते हैं किसानों को, ताकि वो जो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं छोटे किसान, जो 4 एकड़ तक के हैं, 5 एकड़ तक के हैं, 2 एकड़ तक के हैं, उनको ये राशि दी जाती है, उनके सीधे बैंक खाते में आती है। और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने एक और आगे जोड़ दिया कि 4,000 मध्य प्रदेश सरकार देती है। मतलब एक किसान को साल भर में आपको 10,000 मिलेगा। तो ये छोटे छोटे जो कर्ज लेता था ना किसान, उसके ही लिए ये सम्मान निधि शुरू की गई है, ताकि वो जो साहूकारों के चंगुल में ना। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से राजू मालवीय जी जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। जी राजू जी, एक तो सही ये किया गया किसानों के हित में फैसला, इस विधेयक के जो है मंजूरी के बाद अब किसानों को कहीं ना कहीं साहूकारों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कई सारे कारण भी अगर देखा जाए कि साहूकारों के पास किसानों को क्यों जाना पड़ता है, तो कई सारी वजह भी सामने निकल कर आती हैं। ऐसा है कि आप देखिए कि अन्नदाता के हित में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार फैसले करते जा रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि किस तरह से अन्नदाता को हम मजबूत बनाएं।
और उसी दिशा में किसान सम्मान निधि भी, जैसे कि अभी हमारे एंकर बता रहे थे कि 4,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार ने भी दिया, तो 10,000 की हमने सम्मान निधि बढ़ाई। लेकिन बहुत बार ध्यान में आता है कि साहूकार से जब ऋण लेते हैं तो उसका एक बड़ा प्रतिशत होता है, और कई बार वो नहीं चुका पाने के कारण उसकी जमीन भी गिरवी चली जाती है, जमीन से भी वो हाथ धो बैठता है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों का बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण किया, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि साहूकारों के चंगुल से भी हम किसानों को निकालेंगे। और मैं समझती हूँ कि प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो निर्णय है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता के साथ, इतनी चिंता के साथ एक अच्छा निर्णय लिया। जी राजू जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। जी, घोषणा की थी सूदखोरों के खिलाफ ये अधिनियम में संशोधन करने की, और उनकी कैबिनेट में भी 2015 में ये मामला आया था, तब इसमें संशोधन की बात की गई थी। पहले भी ये कैबिनेट में आ चुका है कि इस तरह से आप सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा देंगे, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी कोरी घोषणा होकर साबित हो जाए? नहीं, कोई कोरी घोषणा नहीं होगी। अभी आपको बहुत जल्दी उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, और जब परिणाम दिखने शुरू होंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि जो कहा था उसे अमली जामा पहनाया गया। राजू जी, जिस तरीके से जो है जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीएम स्वनिधि योजना जो है वो बैंक जो उस पर लोन नहीं दे रही है, इसके लिए भी युवा या जो है कृषक परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, और इसको लेकर सीएम को कहना भी पड़ा था उस दौरान जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पीएम से शिकायत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है घोषणाएं, वाकई जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। स्वनिधि योजना के अनेक जिलों में बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं, और आप देखिए कि वहाँ पर मतलब लगभग 2-2, 2.5 लाख लोगों को इस चीज का लाभ मिला है। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई चूक अधिकारियों कर्मचारियों से हो रही है तो उन्हें भी ताकीद किया जा रहा है। तो लगातार हम पूरे विषय की मॉनिटरिंग के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को उस योजना का लाभ मिल सके, और वे फिर से खड़े हो सकें जो कोरोना काल में जिनके रोजगार धंधे खत्म हो गए हैं और पैसे के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। इसलिए स्वनिधि के तो परिणाम बहुत ही जबरदस्त हैं, और अगर कहीं की भी कोई जानकारी ऐसी आती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आई होगी नहीं, इसलिए उन्होंने विषय उठाया, तो उसमें तो कहीं कोई लापरवाही, कहीं कोई चूक स्वीकार ही नहीं है। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से राजू जी ने बताया, क्या लगता है आपको कि आज भी ऐसी परिस्थितियां नहीं है? यानी कि ग्रामीण देखा जाए या किसान, हम देखते हैं कि कई बार बैंकों से भी जो है किसान परेशान हो रहा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें कई बार निकलकर सामने आती हैं। देखिए पूनम जी, जैसे कि राजू जी भी बता रही हैं कि पहले मैंने भी बताया आपको, पहले भी कैबिनेट में आ चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितना मुख्यमंत्री को एक्शन में आने के बावजूद घटनाएं होती हैं। यदि हम शराब का जो 20 लोगों की मौतें हुई, मुरैना का ही मामला लें, तो मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, लेकिन जो निचला अमला है, जो अधिकारी है, जिनको क्रियान्वयन करना है, जिन तक लोगों को पहुंचना है, तो उनको ये मैसेज देने की ज़रूरत है। जैसे कोशिश की जा रही है, आज भी एसपी कलेक्टर को हटा दिया है, एसडीओपी को बर्खास्त कर दिया, तो मुख्यमंत्री को ही हर बार क्यों आना पड़ रहा है? जबकि कानून पहले से ही प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्रों में आप साहूकारी पूरी तरह से रोक है कि साहूकारी तरह से आप ब्याज पे कर्ज नहीं दे सकेंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ऐसा संशोधन नियम अपने यहाँ है ही ऑलरेडी पहले से, लेकिन इसके बावजूद उन क्षेत्रों में आज भी घटनाएं होती हैं, लाइसेंस दे दिए जाते हैं। तो यदि इस पर जब तक अधिकारियों, कर्मचारियों, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी कि उन्हें नियम का पालन किया है कि नहीं किया, और खासकर लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत महसूस होती है कि उनको जाके बताएं कि यदि वो किसी साहूकार के कर्ज में फंस गए हैं, चंगुल में फंस गए हैं, तो उनको कहाँ जाना है न्याय के लिए। इसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ताकि वो लोग वहाँ पहुँच सकें, और ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इस तरह की चंगुल में फंसते हैं, वहाँ पे दबंगों का कब्जा है। ब्रजेश जी, हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास जी भी जुड़ गए। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी अब्बास जी, ऋण विमुक्ति जो किसान के लिए एक न्याय हित में फैसला है, किसान परेशान है सूदखोरों से, अब ऋण विमुक्ति जो विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद क्या लगता है किसानों को कितना फायदा इसका मिलेगा?
भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह रीपैकेजिंग में लगी हुई है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ये काम तो हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार पहले ही कर चुकी थी। हमने 15 महीने में वो सारे काम किए हैं जिससे किसानों को फायदा पहुंचता। इनके ऊपर तो प्रकरण दर्ज करने के लिए जो गैर पंजीकृत लोग का साहूकार हैं उन पर तो हमने प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई करी थी। हमने उनको केस रजिस्टर करके सजा दिलाने का काम किया था। तो ये कोई नई बात तो है नहीं ये सारे के सारे कर्ज माफी तो हमारी स्कीम से जिसमें हम एलोकेट कर चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज सबसे बड़ी चीज ये बताए कि वो किसानों के कर्जे को जारी क्यों नहीं रख रही है। कर्ज माफी को जो हमारा कार्यक्रम था उसको छोटा मोटा जिससे कोई खासा पहले ही नुकसान जो था वो हम कवर कर चुके और अब जो उसका इतना बचा नहीं है उसके ऊपर क्या बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भाजपा बेवकूफ बनाने के बजाय अब जनता में काम करे तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। जी ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता की प्रतिक्रिया मिली है हमें? कांग्रेस प्रवक्ता की जो प्रतिक्रिया मिली है वो तो ये सच है कि वो इस दिशा में बढ़ रहे थे और कमलनाथ सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। हालांकि केंद्र ने उसको मंजूर नहीं किया था और वापस भेज दिया था उसमें कुछ संशोधनों के लिए, तो इसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। इन्होंने उसमें प्रावधान रखे थे कि ब्याज तय करेंगे, सिविल अपराध की श्रेणी में ये आता है तो उस पर पहली बार में 2,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे यदि कोई सूदखोर शोधित है, दूसरी बार में 5,000 और 2 साल की सजा का प्रावधान था। ग्राम पंचायतों को अधिकार देने वाली थी कांग्रेस सरकार के पंचायतें तय करेंगी उनके यहाँ सूदखोरी की व्यवस्था लागू है या लाइसेंस दें या नहीं दें। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम देती है। तो ये जो एक प्रस्ताव उन्होंने केंद्र को भेजा था लेकिन उस समय मंजूरी नहीं मिली थी। तो क्या मानते हैं वो कि सरकार ने जानबूझ के मंजूरी नहीं दी कि श्रेय ना ले जाए कांग्रेस? अब्बास जी। जी बताइए। जी अब्बास जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, भेदभाव का काम तो वो करते ही रहती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको उन्होंने मंजूरी नहीं दी और बाद में मंजूरी हमारी चीज को जब दी गई जब सत्ता परिवर्तन हो चुका था। लेकिन सबसे पहली चीज तो यह है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन से काम कर रही है? जो काम हम पहले ही कर चुके उनको दोबारा करके समय को क्यों जाया कर किया जा रहा है? अरे भाई, जो काम पहले हो चुके हैं, जिस काम की नींव रखी जा चुकी है, आप वो काम से आगे बढ़िए। किसान कर्ज माफी आज की तारीख में कब चालू होगी ये बताए भारतीय जनता पार्टी। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि जब ये पूरा का पूरा काम कमलनाथ सरकार ने किया था तो आज श्रेय लेने के लिए बेकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जो काम पहले ही हो चुका है। आज कोई काम कीजिए, सकारात्मक काम कीजिए जिससे जनता को फायदा हो। किसान तो पहले ही परेशान है। आप समिति बनवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति भी नहीं करते, वहां पर के स्टे हो रहा है, उसके ऊपर सब कुछ दिख रहा है, जनता देख रही है। और उसके साथ साथ समिति के अंदर कैसे लोग आए हैं ये भी जनता ने देखा। नहीं तो अब्बास जी, आप वहां पहुंच गए, क्या ये सही काम नहीं है? सही दिशा में नहीं जा रही कि साहूकारों पे चंगुल में जो फंसे उन लोगों को मुक्त कराने के लिए, उनका कर्ज माफ करने के लिए ये सही दिशा नहीं है क्या? आप उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हमारी सरकार ने तो ये काम किया था। हम तो कह ही रहे हैं सही दिशा में है ये काम। 15 साल में किया होता तो बहुत अच्छी बात होती। शिवराज सरकार 15 साल तक तो इनको बढ़ावा देती रही, संरक्षण देती रही, ऐसा लगता है। लेकिन आज जब हम पहले ही कर चुके हैं, साहूकार जो गैर पंजीकृत साहूकार है उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करने का, तो ऊपर से केंद्र सरकार उसके अंदर बाढ़ डालती है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे ही काम को आगे बढ़ाएंगे तो हम क्यों आपत्ति लेंगे उसके ऊपर? ये साहूकारी व्यवस्था भी 15 साल में नहीं आ गई भाजपा के शासन में, या आपने 15 माह में कम नहीं कर दिए। तो शुरू से चली आई, अंग्रेजों के दौर से चली आ रही, तो तब खत्म नहीं हुई। उस दिशा में आप भी बढ़े, इतनी देर से बढ़े, तो वो दोनों ही सरकारें दोषी हैं उसके लिए। तो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी चीजों को खत्म किया, बहुत सारी चीजों पर कार्रवाई की, धीरे धीरे परिवर्तित हुआ पूरा देश और एक देश ऐसा विकसित विकासशील देश खड़ा हुआ आके सामने। तो ये पूरी सरकारों का काम था, सारी चीजें एक साथ तो हो नहीं जाती हैं। जब इसका नंबर आया तो इसको किया, तो किसने बाहर डाला ऊपर से? ऊपर कौन सी सरकार बैठी थी ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कि उसको रोक दिया गया। तो इनकी मंशा क्या थी कि साहूकार शोषण करें यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जनता जानती है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की वरदान साबित हुई मध्य प्रदेश के लिए कि उसने एक नई दिशा दी। कि 15 साल से जो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे थे शिवराज सरकार के अंदर, उसको एक नई दिशा मिली और हमारे सारे कामों को आगे बढ़ाया, जिसका धन्यवाद देंगे हम। लेकिन कृषि कानूनों के साथ साथ उनको रद्द भी कराया जाए और साथ में जो कर्जा है किसानों का उसको खत्म किया जाए। जो हम जिस दिशा में आगे बढ़ चुके थे, हमारे जो फेसेस बचे थे उसको पूरा करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
जी चलिए अब्बास जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ब्रजेश जी, एक सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से आपने कहा कि दोषी तो दोनों ही सरकारें, जाहिर सी बात है 2011 में जब किसानों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, 89 मौत हुई थी और वहीं 98 किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की थी, तो तब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, संशोधन ड्राफ्ट, उसको अभी तक आते आते 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अब जो है विधेयक को मंजूरी दी गई है, तो इतना लंबा टाइम क्यों? जब इतनी तेजी से किसानों के मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे तो इतना एक लंबा टाइम लग गया। पूनम देखिए, दोनों ही सरकारें दोषी हैं। ये कुप्रथा आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के दौर से चली आ रही है और इसमें शोषित हमेशा गरीब तबका ही होता है, कोई पैसे वाला नहीं होता। और साहूकारी प्रथा जो है ना, जिसको बढ़ावा ही मिला है 70 सालों में, उसका स्वरूप जरूर बदल गया है कि पहले अलग थे। हम आज भी देखते हैं, मध्य प्रदेश चले जाइए आप, चाहे राजस्थान चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, हमारे आसपास जितने भी राज्यों में आप देखेंगे कि आपको बंधुआ मजदूर आज भी मिलते हैं, उनको बंधक बना के रख लिया जाता है। तो ये उसी का नतीजा है। ये सूदखोरी की प्रथा है कि उन्होंने किसी के पिताजी से कर्ज लिया, उसके बच्चे से बच्चे सब चुका रहे हैं, वो उनके यहाँ नौकर बन के रहते हैं, गुलामी की तरह रहते हैं। तो ये बंधुआ प्रथा जो है ना, जब तक इस सूदखोरी पे लगाम नहीं लगेगी पूरी तरीके से, ऐसे कोरी घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले भी कैबिनेट में आ चुका है ये मामला, कैबिनेट में आ जाएगा, आप केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए चाहे। लेकिन आज भी सूदखोरी की व्यवस्था वैसी की वैसी लागू है। कई लोगों की मौत हो जाती है, जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार सचेत हो जाती है और इस तरह की बातें करने लगती है। लेकिन आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, ये व्यवस्था पहले ही भंग हो जाना चाहिए थी, इस पर इतनी सख्ती हो जाना चाहिए थी, अभियान चलाया जाना चाहिए थी। हम एक एडीजी से अभी हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस तरह से सूदखोरों से पूरा गांव के गांव उनने मुक्त कराया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ये कानून आने की, ये कानून लागू होने से ही इसमें मुक्ति हो जाएगी। आज भी पहले से ही प्रावधान है आपके पास, यदि कोई एक अधिकारी, अच्छा अधिकारी मिल जाए और वो सपोर्ट करे। तो हमने देखा छिंदवाड़ा में भी, छतरपुर में भी एक कलेक्टर ने पूरे सूदखोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे, क्योंकि पहले से ही नियम है कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ये प्रथा नहीं चल सकती। सूद उनको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ेगा। आज भी आप जाकर देखेंगे, अभी नगर निगम में, भोपाल में भी चेक करें तो लाइसेंस चंद लोगों के पास होंगे, 100-125 लोगों के पास, लेकिन आपको हर मोहल्ले में, हर गली में आपको एक सूदखोर मिल जाएगा जो ब्याज पे पैसे देते हैं, ब्याज पे वसूली करते हैं, मन मर्जी से। आदमी जितनी मुसीबत में होगा उस हिसाब से उसको लूटने की तैयारी होती है कि यदि कोई किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया है तो वो ब्याज पे पैसे लेने जाएगा, तो जो 3% पे ब्याज देना चाहिए वो 5 से 10% लेगा। तो इस तरह से जो मूलधन है, यदि उसने 20,000 लिया, जैसे हमने छतरपुर का मामले का भी उदाहरण दिया, 20,000 कर्ज लिया एक महिला ने अपने परिवार की मदद के लिए, खेत में छोटी किसान है वो, बोहनी के लिए, और वो 1 लाख ब्याज चुका चुकी है। मतलब इसके बाद मूलधन वैसा ही है, तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इस तरह से चढ़ता जाता है और गरीब परेशान हो जाते हैं। तो ये यदि इच्छा शक्ति होगी, इस एक तरह से अभियान चलाने की जरूरत है और उसमें पुलिस को, राजस्व विभाग को, अमले को एक संयुक्त टीम बनाई जाए और गांव-गांव में इसका पंचायतें लगाई जाएं और कहा जाए कि कौन सूदखोर है, कौन किसने ब्याज लिया है, किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, तब जाकर ये मुक्ति मिल पाएगी। एक व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है पूनम इसके लिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से जो है, अगर राजू जी ने कहा कि ठीक है योजनाएं चल रही, कई लोगों को लाभ हुआ है, लेकिन अगर लाभ हुआ होता तो स्वरोजगार योजनाएं जो हैं, कृषि ऋण जो योजना है, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं परेशान हो रहे हैं और उन स्वरोजगार योजनाओं को बंद नहीं करना पड़ता। बिल्कुल पूनम, बंद नहीं करना पड़ता। हमने देखा है कि अभी कॉन्फ्रेंसिंग में शिवराज जी को हमने सुना था, पहली कॉन्फ्रेंसिंग में वही, पिछली वाली में भी भिंड कलेक्टर ने कहा था कि हमने 90 लोगों का कर्ज देने के लिए प्रस्ताव भेजा है, बैंक ने एक भी पास नहीं किया। तो जब प्रशासन और सरकार जिसमें सीधा सहयोग दे रही है, सहभागी है उसमें लोन दिलाने में, तब लोन नहीं मिल रहा लोगों को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक आम आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, जिसको किसी के अधिकारी के पास जाने में डर लगता हो, वो बैंक में जाता हो, किस तरह से उसके साथ व्यवहार होता होगा, उसको बैंक में घुसने नहीं दिया जाता होगा, भगा दिया जाता होगा। तो जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, उनको सहजता से उनको लोन मिल सके, उनको स्वरोजगार में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, ये मनरेगा चल रही है। अब मनरेगा में आप देखिए कितने व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार होता है, जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो योजनाओं से कुछ नहीं होता, योजना क्रियान्वयन कराना जरूरी है। योजना बना दोगे आप तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लाभ होने वाला कि आप कागजों में बना दिया आपने योजना कि हम साहूकारों से मुक्त करा देंगे, हर गरीब को रोजगार देंगे और हर गरीब को हम 35 किलो अनाज देंगे। तो आप देखो अनाज में कितना भ्रष्टाचार होता है, बिक जाते हैं ट्रक के ट्रक,
साइन करा लिए जाते हैं, उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है। तो योजना बनाने से कुछ नहीं है, उसको क्रियान्वयन कराने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। पूनम जी, शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है अब किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक लाया जाएगा। हालांकि अब क्रियान्वयन के जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बताया कि क्रियान्वयन की ज़रूरत होती है कागजों पर और कानून लागू करने से कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल कितना क्रियान्वयन इसका दिखेगा आगे, कितना फर्क पड़ेगा इस ऋण विमुक्ति का, ये देखने वाली बात होगी। साहूकारों का जो चंगुल है, जो मकड़जाल है, उससे किसानों को मुक्ति मिल पाती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो विधेयक को मंजूरी दी गई है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में ध्यान रखकर जो है मंजूरी इस विधेयक को दी गई है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।